हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अर्पिता सिंह आज आप सभी को चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 जीवों में जनन उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, चैप्टर 1 में पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि। पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? पहला टॉपिक ये हमारा है कि जीवन अवधि क्या है। इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, तो जीवन अवधि, जीवन उसे कहते हैं यानी कि जीवन अवधि जो जन्म लेता है तो उसका मृत्यु भी आवश्यक है। जीवन यानी कि जन्म लिया है तो उसका मृत्यु भी तो होगा, ये जरूरी है। जीवन अवधि होता है कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक जीवन अवधि होता है जन्म से लेकर, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की दर को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। तो प्राकृतिक मृत्यु किस तरह का होता है? कभी अकाल मृत्यु होता है, कभी कोई फांसी लगाकर मर जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक ये दिखावा की तरह होता है। लेकिन जो मृत्यु होता है वो प्रकृति का देन है। वो क्या होता है कि उसका जो 50 इयर्स या 30 इयर्स पे मृत्यु होता है तो वो भी प्रकृति का ही देन है। लेकिन हमारे दिखावे में लगता है कि वो डेथ कर गया, एक्सीडेंट से हो गया या फांसी लगा लिया, लेकिन ये क्या है? ये मेन है प्रकृति का दिया हुआ है। तो मृत्यु तक की दर की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, जैसे तोता का होता है, तोता का जीवन अवधि, तोता का यहाँ पे हम दे रहे हैं, तोता का जो जीवन अवधि होता है वो कितना होता है? वो होता है 140 वर्ष। अब बताइए, ये जो तोता होता है वो तोता, ये जो जीवन अवधि होता है किसी के आकार या साइज के हिसाब से नहीं होता है। ये हाथी भाई इतना विशाल है, हाथी का देखिए, हाथी का कितना होता है? हाथी का होता है 65 से, इसका होता है 65 से 70 वर्ष। तो क्या हाथी तो विशाल होती है? तो फिर हाथी विशाल होती है तो इसका 65 क्यों है? इसका जो है वो 140, यानी कि तोता दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन वो जीवन अवधि बहुत बड़ा लिया है। कितना? 140 वर्ष। हाथी बहुत छोटी है नहीं, ये बहुत बड़ी है। हाथी बहुत विशाल जीव है, लेकिन उसका जीवन अवधि कितना होता है? 65 से 70 होता है। तो ये जो अवधि होता है ये आकार और साइज को देख करके नहीं होता है, ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का दिया हुआ है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है कि किसको कितना जीवन अवधि चाहिए। वहीं तो मनुष्य को ले लिया जाए, मनुष्य कितना होता है? मनुष्य के 80 से 100 होता है, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या करते हैं? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करेक्ट जो जीवन अवधि होती है वो 80 से 100 ही होती है। आप सभी को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख भेजिएगा। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म। तो जन्म क्या है? देखिए, अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म क्या है। तो प्रत्येक जीव जो है अपने समान नए, ये देखिए, प्रत्येक जीव जो है जन्म में हम देखेंगे
जनन क्या है? तो प्रत्येक जीव अपने समान नई जीव संतति यानी कि उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे जनन करते हैं। तो जनन क्यों किया जाता है? जनन किया जाता है पीढ़ियों को बढ़ने के लिए। जनन भी आवश्यक है, जो जीव है वो जनन करता है और उसके लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जनन केवल आवश्यक है। आप सभी जनन समझ गए होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए जनन क्यों आवश्यक है, यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जनन के द्वारा जो जीव होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि जनन के उपरांत जो जीव तो जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गए और स्तनधारी हो गए, तो ये क्यों करते हैं? वो संख्या में वृद्धि करने के लिए जनन करते हैं, क्योंकि उनकी जो संतति होती है किसी का 1 होती है, किसी का 2 होती है, किसी का 5 होती है, किसी का 6 होती है, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 2 ही हो रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे उसकी पीढ़ियों में निरंतरता बनती रहती है, निरंतरता बनी रहती है, यानी कि उनका पीढ़ियाँ जो है वो आगे की तरफ चलता रहता है, कभी वो विलुप्त ना हो सके। अगला में कह रहा है कि जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है, क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व खत्म ना हो। यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी जीव है, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, या यहाँ पे ले लीजिए छोटा मकोड़ा भी जीव होता है, तो क्या वो भी चाहता है कि मेरा जो जीव है यानी कि मेरा संतति है, मेरा पीढ़ी है, वो कभी खत्म ना हो सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो संख्या में वृद्धि करते जाते हैं। तो जनन नहीं करेगा तो वृद्धि कहाँ से करेगा? इसीलिए जनन जरूरी है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि जनन के प्रकार। यहाँ पे हम देखेंगे कि जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ टू रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हो जाएगा टाइप ऑफ टू रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ टू रिप्रोडक्शन। तो जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 1 और 2। पहला होता है लैंगिक जनन, पहला होता है लैंगिक या अलैंगिक। तो यहाँ पे दिया है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो पहला में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अलैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है लैंगिक। असेक्सुअल लगेगा तो अलैंगिक और सेक्सुअल लगेगा तो लैंगिक होगा। अब आगे के टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, चलिए देखिए। अब यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे हमारा आ रहा है ना, एक मिनट देखिए, अलैंगिक में क्या कर रहा है देखते हैं। अलैंगिक में क्या कर रहा है? तो अलैंगिक वैसे जीव को बोला जाता है जो विभाजन करता है, विखंडन करता है, जो विभाजन करेगा और विखंडन करेगा। विभाजन यानी कि क्या करेगा? वो अपने संख्या में विभाजन करता है, 1 करेगा, 2 करेगा, यानी कि अपने आप को विखंडित करता है, तब फिर वो संख्या में वृद्धि करता है। तो जैसे कि एक जनक है और एक जनक से क्या हुआ? विभाजन हुआ, और जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? 1 से 2 संतति बने। एक अगर जनक अपने आप को विभाजित करता है तो वहाँ पे 2 संततियों का निर्माण होता है, यानी कि जो उसका कोशिका होता है उसका ही बंटवारा होता है। तो अलैंगिक जनन में आता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रकार के जनन में 2 जीव की भागीदारी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए दिया है 2 जीवों की भागीदारी नहीं, बल्कि एक ही जनक भाग लेते हैं। किसमें? एक ही जनक भाग लेते हैं किसमें? बता दीजिए जल्दी से। एक ही जनक भाग लेते हैं किसमें? अलैंगिक जनन में, क्योंकि इसमें 2 जीव यानी कि 2 जनक भाग नहीं लेते हैं। 2 जीव यानी कि 2 जनक भाग नहीं लेते हैं। तो अब देखिए, अब क्या रहा है कि इसमें केवल एक जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होता है। वही बात जो अभी हम आप लोगों को समझाए, वही बात पुनः यहाँ पे दोहराया जा रहा है। जब एक जनक भाग लेते हैं वो अपने आप को विखंडित करता है, विभाजित करता है। जो पेड़ पौधा है वो कलिकाओं के द्वारा विभाजन करता है, तनों के द्वारा विभाजन करता है, जड़ों के द्वारा भी विभाजन करता है।
तो जैसे विभाजन करता है उसके नए संतति का निर्माण हो जाता है। और जो जब संतति बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, अपने पेरेंट से अलग हो जाते हैं, पूरा अपनी दुनिया बसाते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे पिता काम किए, हम उनसे कुछ अलग काम करके दिखाएंगे, तो जो हम किए वो अपना पहचान बना रहे हैं कि नहीं ये काम हम किए हैं। तो इस तरह से ये भी अपना कार्य करता है। आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख करके भेजिए। देखिए ये क्या करता है, ये सिर्फ एक जनक के द्वारा ही, जो अलैंगिक है उसमें एक जनक के द्वारा ही उसके संतति का जो होता है वो निर्माण होता है। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला देखिए हमारा है, देखिए यहाँ पे हुआ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। यहाँ पे एक जनक है, एक जनक जब विभाजन किया, यहाँ पे देखिए एक जनक विभाजन कर रहा है, ये खंडित अलग है और ये जो खंडन है वो अलग है। तो एक से यहाँ पे बना, इससे ये बना और इससे ये बना, तो ये दोनों भी अपना अपना तो संतति बना है। और लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि एक जनक है वो क्या कर रहा है, अपने आप को विभाजित कर रहा है। विभाजित करने के बाद दोनों का संतति अलग अलग भागों में निर्माण कर रहा है। अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा, इसी का एक टॉपिक है, देखिए यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। तो आप देखिए जो अलैंगिक है उसमें तो एक जनक भाग लेता ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, आनुवांशिक यानी कि आनुवांशिक मतलब क्या, गुण से और संरचना यानी कि आकृति से क्या होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं। ये लाइन जो लोग पढ़ लेंगे उनको ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो आनुवांशिक यानी कि क्लोन जो बोला जा रहा है, क्लोन में क्या होता है कि इसमें जो संतति होता है वो गुणों से और आकृति से, यानी कि जो गुण पेरेंट का होगा वो गुण पुनः संतति में वापस चला जाता है। तो वो आनुवांशिक और संरचनात्मक यानी कि जिस तरह से पेरेंट का स्ट्रक्चर होगा, जिससे टेढ़ा होगा या सोच होगा, उसी तरह से ये अलैंगिक जनन का जो भी संतति होगा वो आपस में अपने जनकों के समान होगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है कि अलैंगिक जनन, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाया जा रहा है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों के द्वारा होती है, यानी कि जो विधि है जैसे जनन करने की, संतति का निर्माण करने की, किसमें, लैंगिक जनन में, तो उसका जो विधि है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है, वो अलग अलग तरह के हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या कर रहा है। अगला टॉपिक में आ रहा है, देखिए ये जैसे कि एक नंबर में आ गया हमारा क्या, एक नंबर में आ गया विखंडन, ये सब द्विखंडन है। एक नंबर में क्या है, द्विखंडन। तो द्विखंडन में कैसे, जैसे में एग्जांपल में दिया हुआ है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। द्विखंडन मतलब होता है कि जो जीव एक से दो भागों में विभाजित होता है, जो जीव एक से दो भागों में विभाजित होता है उसे द्विखंडन कहते हैं। जो जीव एक से दो भागों में विभाजित होता है उसे द्विखंडन कहते हैं। तो एग्जांपल में है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। अब देखिए यहाँ पे हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर सामने है, यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो सामने है। यहाँ पे आ रहा है पेरेंट सेल, ये जो कोशिका है ये एक जनक का है, ये एक जनक है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जो कोशिका है यहाँ पे स्ट्रक्चर गोल है, लेकिन यहाँ पे जो कोशिका है यहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ टेढ़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तो ये एक से दो भागों में टूटने का काम कर रहा है, यहाँ पे टूटने का काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग अपना संतति का निर्माण कर चुके हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग को समझ आना चाहिए कि देखिए किस तरह से एक से दो संतति का निर्माण ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन और यहाँ पे न्यू डॉटर सेल, यहाँ पे विभाजन हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी विभाजन हो चुका है और दो अलग अलग संततियों का निर्माण भी हो चुका है। आप सभी इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। किसी का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपने कामों में सिर्फ व्यस्त रहना चाहिए। बाबू, मेहनत ऐसा चीज है कि जो मेहनत बहुत कुछ करा सकता है, सब मेहनत के बदौलत है। अमीर है, गरीब बन सकता है। अगर अमीर है, उसको गुमान है कि मेरे पास पैसा है, तो वो गलत सोचता है। अमीर है, उसके पास पैसा है, तो वो गलत सोचता है। जिसके पास पैसा नहीं है, वो मेहनत के बदौलत ऊंचाइयों को छू सकता है, वो बहुत सारा कार्य कर सकता है जो वो नहीं सोचा था कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ को वो कर दिया। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से। तो आप सभी भी इसी तरह से लगे रहिए और काम में अपने मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। देखिए अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है, देखिए यूगलिना जो है, यूगलिना यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यूगलिना क्या कर रहा है? यहाँ पे यूगलिना दिया हुआ है, तो यूगलिना देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बना हुआ है। इस तरह से यूगलिना का फिगर होता है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका कोशिका सेम टू सेम गोलाकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोशिका जो है, जो विखंडन करते हैं ना, तो वो अपने शरीर को तो विखंडित करते ही हैं, लेकिन अपने कोशिका मेन उसमें कोशिका निभा जो भूमिका होता है वो कोशिका का होता है, क्योंकि कोशिका से ही एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका जो है वो सेम गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोशिका देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, क्योंकि इसका आकार डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इससे भी इसका आकार क्या हुआ, एक से दो भागों में बट गया है। यहाँ पे कोशिका एक से दो भागों में बट गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी भिन्न दिखा दे रहा है, क्योंकि इसमें जो ये पंखुड़ी है ये एक ही है और इसमें देखिए दो है, भिन्न दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें देखिए ये इधर आ गया है और ये इधर आ गया है, लेकिन स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ है, स्ट्रक्चर बदला हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादातर ही अलग अलग हुआ है, लेकिन लास्ट पोजीशन पे देखा जाए तो यूगलिना जो है वो ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर अलग अलग बना चुका है। तो इस तरह से ये जो विभाजन की क्रिया होता है विखंडन का, ये द्विखंडन का, तो एक से दो भागों में अपना द्विखंडित कर रहा है। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, इसका कोशिका भी सेम है। अब यही स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कोशिका क्या है, कुछ चेंजिंग हुआ है। तो ये कोशिका एक भाग से दो भागों में बंटने का कार्य कर रहा है। आप देखिए अगला स्ट्रक्चर में देखिए ये पूरी तरह से बट रहा है। आप देखिए इसके अगला टॉपिक में अगर देख रहे हैं तो ये देखिए दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो अमीबा बन करके रेडी है। तो ये कौन सी क्रिया कर रहा है, ये पुनः द्विखंडन की क्रिया कर रहा है। किसका? द्विखंडन। तो जो जीव अपने आप को एक या एक से दो भागों में विभाजित करता है, विखंडित करता है, उसे ही हम द्विखंडन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है बहुखंडन। तो बहुखंडन में होता है ना कि जो जीव दो से अनेकों बार अपने आप को पुनः विखंडन करने का काम करता है, उसे ही बहुखंडन करते हैं। जो जीव अपने आप को दो से अनेकों भागों में विखंडित करने का काम करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है, ये एग्जाम्पल में क्या है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, प्लाज्मोडियम। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तो सेम है, ये तो भाई सेम है,
लेकिन इसी को देखा जाएगा तो यहाँ पे एक कोशिका है ना, तो यहाँ पे एक कोशिका से 10 कोशिका बनाया हुआ है, एक कोशिका से 10 कोशिका बना हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसी चीज को हम यहाँ पे ला रहे हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ बड़ा होगा, स्ट्रक्चर कुछ बड़ा होगा और जो कोशिकाओं का ये काउंटिंग है, कोशिकाओं का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है। ये है पैरामीशियम, इस तरह से ये पैरामीशियम बनता है। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुकुलन। मुकुलन में क्या करता है? मुकुलन में मुकुल निकालने का काम करता है, वो कली कायिक परिवर्तन करता है। देखिए मुकुलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुकुलन के एग्जाम्पल में है हमारा मुकुलन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ईस्ट में हाइड्रा, या ईस्ट और हाइड्रा भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे हम ईस्ट भाग को दिखा रहे हैं। ये क्या करता है? देखिए ये भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है। वो 1 से 2 भाग में कर रहा है और ये 2 से अधिक भागों में करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मुकुलन सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका कोशिका भी है, इस तरह से है कुछ। आप देखिए यहाँ पे इसके संरचना में कुछ बदलाव हुआ है, इसके संरचना में कुछ बदलाव हुआ है। और यहाँ पे देखिए डेवलपिंग बट कुछ चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये अपने पेरेंट से अलग हो रहा है, ये अलग हो गया तो ये 1 से 2 भाग में बना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर पेरेंट हैं तो अब देखिए क्या कर रहा है कि इसमें 2 से अधिक बर्ड निकल रहा है, ये 2 से अधिक बर्ड निकालने का काम कर रहा है। ये एक तरह से कायिक परिवर्तन भी होता है। तो यहाँ पर दे दिया है कि डॉटर बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स है यानी कि मुकुलन है, ये इसके संतति हो गए। तो मुकुलन इस तरह से कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रा है, यहाँ पे हाइड्रा हमारा है। तो हाइड्रा में क्या कर रहा है? हाइड्रा में यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए हाइड्रा इस तरह से होता है, इस तरह से हाइड्रा इस तरह से होता है। तो अब ये क्या करेगा? हाइड्रा में ये मुकुल निकलता है, इस भाग को क्या कहते हैं? ये मुकुल है, ये मुकुल है, या इसको कायिक भी बोलते हैं, कली भी बोलेंगे, कायिक भी बोलेंगे, मुकुल भी बोलेंगे, क्योंकि मुकुल करके पुनः मुकुलन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या किया, यहाँ पे सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ जो कली दिया हुआ है इसके कली में कुछ चेंजिंग हुआ है। ये कली छोटा है, ये कली थोड़ा वृद्धि किया है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 से 2 भाग में कली निकला है, यानी कि ये कली निकला है, ये पुनः टूट करके क्या हो रहा है? ये अपने पेरेंट से अलग हो रहा है। ये जो कली है कि टूट करके अपने पेरेंट से अलग हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पुनः क्या किया है? ये पुनः है अपने जनक से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। जो मुकुल होता है ना, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे अपना वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद पुनः अपने पेरेंट से टूट करके अलग हो जाता है। और जब अलग होता है तो पुनः एक अपने नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये क्रिया है ईस्ट में मुकुलन। और अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए, अगला टॉपिक है बीजाणु द्वारा। आप देखिए कि बीजाणु द्वारा किस तरह से मुकुलन करता है? बीजाणु द्वारा, तो बीजाणु में जैसे कि चल बीजाणु होता है, तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु। बीजाणु जो होता है वो ये चल बीजाणु होता है और अचल बीजाणु होता है। तो चल बीजाणु वो होता है जो गति करता है, चल बीजाणु वो होता है जो गति करता है, और अचल बीजाणु वो होता है जो गति नहीं करते हुए बल्कि स्थिर अवस्था में रहता है।
जो स्थिर नहीं होता है उसे भी बोल सकते हैं, जो स्थिर नहीं है वो चल है, और जो स्थिर अवस्था में है उसे अचल बीजाणु कहते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है अचल, ये चल है। तो चल में जैसे मैं आगे एग्जाम्पल में इसका दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल में दिया हुआ है कौन, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास वो ये किसके अंतर्गत आता है, ये चल बीजाणु के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो चलने यानी कि गति अवस्था में होता है। देखिए यहाँ पे सामने फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिर अवस्था में ये है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये विभाजन कर रहा है, ये अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन कर रहा है। तो देखिए एक से दो भाग में बट रहा है, यहाँ पे दोनों ज्वाइंट है, यहाँ पे दोनों अलग है। अब ये क्या कर रहा है, अपना विभाजन कर करके अपने संततियों का निर्माण कर रहा है। पुनः प्रक्रिया यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन इसका आकार में तो कुछ चेंजिंग है ना। यहाँ पे ये जो कर रहे हैं विभाजन, यहाँ पे इसका आकार क्या हो गया है, गोलाकार अवस्था में। तो किस तरह से विभाजन कर रहा है, ये गति अवस्था में रहकर ही विभाजन कर रहा है। आज का टॉपिक हम इतना ही तक रहने देंगे, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के लिए, कल रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस है कल। आप सभी खूब एंजॉय कीजिए और जानने पा रही है। जय हिंद।